हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं एक्चुअली इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करना चाहूँगा जिनके रिजल्ट्स आज ही आए हैं। एंड रिसेंटली वो इन्वेस्टर्स एंड मेरे भी इनफैक्ट काफ़ी रडार पे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले आज के मार्केट कंडीशंस को देख लेते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, निफ्टी जो 50 है वो तो ऑलमोस्ट 0.31% ऊपर बंद हुआ है। बट अगेन जो ब्रॉडर मार्केट था, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी आज। 0.7% डाउन था निफ्टी मिड कैप 100 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 100 ऑलमोस्ट 1.72% डाउन था। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। इनफैक्ट 2022 में आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि भैया इतनी आसानी से रिटर्न्स मिलने वाले नहीं हैं। जो 2021 में था कि भैया आसानी से कुछ कोई भी स्टॉक ले लो एंड कुछ दिन बाद हर स्टॉक कुछ परसेंट बढ़ ही चुका होता था। बट वो एरा ख़त्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब अपने को अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी। कैसे चेंज करनी पड़ेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, 2021 में मेन जो फोकस था वो इन्वेस्टर्स का, स्पेसिफिकली काफ़ी नए रिटेल इन्वेस्टर्स आए थे, सॉरी। तो उनका मेन फोकस था कि ग्रोथ, जिस कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ की प्रोमिसेस लग रही थी वो कंपनी पी पे फोकस नहीं करके, वैल्यूएशन पे फोकस नहीं करके, बस इन्वेस्टर्स खरीदे जा रहे थे। बट अब वो एरा ख़त्म हो गया है। इनफैक्ट इसीलिए मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि अभी जो हाई पी स्टॉक्स हैं उनको अवॉइड करो। वैल्यूएशन के बहुत सारे तरीके हैं, बट आई थिंक मोस्ट इन्वेस्टर्स एंड एक्सपर्ट्स पीई पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, प्राइस अर्निंग्स रेशियो पे। तो अभी जो प्राइस अर्निंग्स रेशियो जिन कंपनी का बहुत हाई है उनको अवॉइड करिए, रीजनेबल पीई वाले स्टॉक्स पे फोकस करिए। एंड जैसा एक्सपेक्टेड था, मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड है, 17 to 18,000 के बीच में ही घूम रहा है। एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है। बट अगेन 17,000 एक सपोर्ट का लेवल का काम कर रहा है। बट आज वापस 17,000 के आसपास टच होने के बाद मार्केट बाउंस बैक हो गया। बट अगेन अगर कल और वीकनेस देखने को मिलती है, 17,000 के नीचे मार्केट रहता है एंड थोड़े टाइम के लिए रहता है, तो फिर और ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से ट्रेडिंग करिए, इन्वेस्टिंग करिए, क्योंकि अभी मार्केट फ्रैंकली अप ट्रेंड में नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं मार्केट्स अभी वीक लग रहे हैं। तो अपनी पोजीशंस को कंट्रोल करिए एंड वैल्यू स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करिए जिनका पीई कम है एंड जिनके स्पेसिफिकली दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद भी बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में नहीं गए हैं। तो इन स्टॉक्स पे आप फोकस कर सकते हैं। सेक्टोरल इंडिसेस देखते हैं। निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड निफ्टी ऑयल एंड गैस, ये सब नेगेटिव में थे, बाकी पॉजिटिव में थे। बट अगेन एडवांस डिक्लाइन रेशियो निफ्टी का बहुत ज़्यादा ख़राब था। ऑलमोस्ट 1:3 का रेशियो था। वन स्टॉक एडवांस हो रहा था तो ऑलमोस्ट थ्री थ्री शेयर्स डिक्लाइन हो रहे थे आज। एफ आई आईज ने भी ऑलमोस्ट 1900 करोड़ की सेलिंग की है। डी आई आईज ने ऑलमोस्ट 1,000 या 1,100 करोड़ की बाइंग की है। बट अगेन अब जैसे क्रिसमस न्यू ईयर के बाद अब एफ आई आईज बहुत ज़्यादा एक्शन में आ गए हैं। फिर से बहुत ज़्यादा ह्यूज सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ा कंसर्निंग है। अभी भी इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हुए हैं कि एफ आई आईज को सेलिंग को काउंटर कर सके पूरी तरीके से। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ, ये मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ये इकोनॉमिक टाइम्स पे, जिसमें राजीव ठक्कर जी का ये इंटरव्यू था। ये पी पी एफ एस, पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज म्यूचुअल फंड के सीईओ एंड डायरेक्टर हैं। इन्होंने कहा है कि जो यूरोप की बॉन्ड यील्ड्स हैं, इनफैक्ट बॉन्ड यील्ड्स अब पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ रहा है। जो फ्री मनी का जो एरा था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और स्पेसिफिकली जो फाउंडर्स एक विजन सेल कर रहे थे कि भैया हम लोग 5 साल 10 साल बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, तो भैया वो अब उन स्टोरीज पे इन्वेस्टर्स डाउटफुल होने लगे हैं, स्पेक्टिकल होने लगे हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो जो कंपनीज अभी प्रॉफिटेबल हैं उन पे ज़्यादा फोकस आ रहा है। जो कंपनीज ये बोल रही हैं कि भैया हम लोग फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होंगे, अभी आप हमारे लॉसेस कवर कर लीजिए, तो वैसा नहीं हो रहा है। इसीलिए फेसबुक में भी ऑलमोस्ट एक सेचुरेशन आ गया है। अभी रिसेंटली 26% डिप हुआ था एक ही दिन में। बट अगेन इसीलिए मेन हो रहा था, जो कि जो फेसबुक का फोकस है मेटावर्स के ऊपर, उसमें अभी एज ऑफ नाउ मार्केट्स, लोगों को एंड एक्सपर्ट्स को यकीन नहीं हो रहा है। तो वो इनफैक्ट ऑब्वियसली कुछ भी फ्यूचर इवेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स रहते हैं। तो अगर होगा नहीं होगा उस चीज़ के ऊपर
इसीलिए मार्केट अभी उतना वैल्यूएशन नहीं दे रहा है फेसबुक को। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो अपने फैंग स्टॉक्स जिनको बोलते हैं, वो सब अभी काफ़ी प्रेशर में है, एंड इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए फ्रैंकली मैं जो अभी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनीज जो हैं उन पे अभी उनको मैं फ्रैंकली अभी कोई भी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, उनको मैं अभी लेने में इतना इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, चाहे वो पेटीएम हो, जोमेटो हो, नायका हो। अ, अभी तो नहीं, फ्यूचर का पता नहीं, बट अभी तो नहीं। अभी इनफैक्ट मेरा फोकस एक ही है, अपने पोजीशंस को कंट्रोल करूं, बाइंग करूं, लेकिन उन स्टॉक्स में जो बहुत वैल्यू बायर्स हैं, जिनका पीई बहुत कम है, रीजनेबल वैल्यूएशन में मिल रही है, अभी मैं हाई पी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और कुछ कमेंट्स मिले मुझे जिसमें वैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चंस थे मुझे, कि भैया कैसे पता चले कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। फ्रैंकली इसका कोई ऑब्जेक्टिव मैनर नहीं है, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है जिससे आप 100% बता सकें कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इनफैक्ट आप एक्सपर्ट्स की भी राय सुनेंगे काफ़ी स्टॉक्स के बारे में, तो उनकी भी राय काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स बोलेंगे ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कुछ अंडर वैल्यूड है। बहुत ही कम स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर उनका कंसेंसस बनता है कि नहीं, अब नहीं स्टॉक ओवर वैल्यूड है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पेटीएम ले लीजिए, पेटीएम में अभी भी कुछ जो कुछ इन्वेस्टमेंट हाउसेस बोल रहे हैं कि नहीं, पेटीएम अभी भी ओवर वैल्यूड है, और कुछ अभी अंडर वैल्यूड बता के उसका 1400-1500 का टारगेट दे रहे हैं। फ्रैंकली मेरे हिसाब से पेटीएम बहुत ओवर वैल्यूड है अभी भी। तो और क्या होता है कि ठीक है, अगर पेटीएम और ज़्यादा करेक्ट ना करे, बट एक टाइम करेक्शन का भी फैक्टर होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल आप पेटीएम लेके अगर एक साल तक पेटीएम उसी रेंज में घूमता रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप जो भी पेटीएम में पैसे लगा रहे हो वो किसी और स्टॉक में लगाते तो मे बी आपको कुछ रिटर्न्स तो मिलते। तो उस चीज़ में आप ये सोचेंगे कि भैया सेम लेवल पे है तो हमारा लॉस नहीं हो रहा, बट इनफैक्ट लॉस हो रहा है, क्योंकि जो भी आपके पैसे स्टक हैं किसी स्टॉक में, उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आप कंसिडर करिए। एंड अगेन, जो भी हम लोग किसी भी स्टॉक को वैल्यू करते हैं उनके ऊपर काफ़ी एजम्पशंस होते हैं। डिफरेंट एक्सपर्ट्स डिफरेंट एजम्पशंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर वन एजम्पशन होता है ग्रोथ रेट के ऊपर, कि स्टॉक का जो कैश फ्लोज है, सेल्स है, अर्निंग्स है, वो किस किस ग्रोथ रेट, आई मीन किस स्पीड से ग्रो करेंगी। ऐसे ही डिस्काउंट रेट है, जो भी फ्यूचर में कैश फ्लोज है उसको हम लोग किस रेट से डिस्काउंट करेंगे। फ्यूचर में कैश फ्लोज कोई मेथड नहीं है कि 100% बताने का कि ऐसे ही कैश फ्लोज होंगे। अलग अलग टाइम फ्रेम लेते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स 10 साल या 10 ईयर्स के बाद एक स्मॉल ग्रोथ रेट ले लेते हैं, उसके बाद अज्यूम करते हैं कि उस स्पीड से ग्रो करेगा। कुछ लोग 20 ईयर्स तक लेते हैं कि 20 ईयर्स तक हाई ग्रोथ एरा रहेगा, उसके बाद मॉडरेट रिटर्न्स, मॉडरेट स्पीड से ग्रो करेगा। और इसीलिए काफ़ी सब्जेक्टिव है, 100% बोलना मुश्किल है। इसीलिए बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि आप खुद भी अपनी एनालिसिस कीजिए। तो चलिए, पहला ऐसा स्टॉक जिसको फोकस करना चाहते हैं IRCTC। मैं इसको होल्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनिशियल लेवल से ये मैं कहीं ना कहीं ले नहीं पाया था। उसके बाद से फिर क्या हुआ, मुझे ये ओवर वैल्यूड लगने लगा। बट अभी इसका रिजल्ट जो आया दिसंबर का काफ़ी अच्छा है अनडाउटेडली। सेल्स, नेट प्रॉफिट्स ग्रो किए हैं। EPS आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में 1.98 थे, जिसके कंपैरिजन में 2.61 हो गए हैं। काफ़ी अच्छा है। एंड जितने भी स्टॉक्स हैं मैं ट्राई किया हूँ फॉरवर्ड पी निकालने का, बहुत ही सिंपल और बेसिक मेथड से यूज़ किया हूँ। ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे एजम्पशंस होंगे, बट वो सब अवॉइड करके एक सिंपल तरीके से देखने की कोशिश किया हूँ क्या फॉरवर्ड पी निकल के आ रहा है। तो बेसिकली करंट प्राइस लिया हूँ, अभी का जो दिसंबर क्वार्टर का EPS आया उसको नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स का EPS मान के विदाउट ग्रोथ अज्यूम करके एक नेक्स्ट ईयर का एनुअल EPS निकाल लिया हूँ। उसके बेसिस पे फॉरवर्ड पी निकाल लिया हूँ। मैं पिछले काफ़ी वीडियोस में ये डिस्कस भी कर चुका हूँ, तो उससे आप देख सकते हैं। तो अगर 2.5 का अज्यूम करते हैं लास्ट क्वार्टर का EPS, तो नेक्स्ट ईयर का 10 का हो जाता है IRCTC का EPS। तो फॉरवर्ड पी अराउंड 84 आ रहा है, करंट पी अराउंड 158 है। बट ऑब्वियसली शायद करंट पी ये दिसंबर के, मैंने ये टिकर से डेटा निकाला है करंट पी का, बट शायद दिसंबर के क्वार्टर का अभी अपडेट नहीं हुआ है पी, तो उस वजह से मे बी करंट पी भी थोड़ा डाउन आएगा। बट अगेन 84 का पी है, बट IRCTC क्योंकि मोनोपली है एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, तो कंसिडर कर सकते हैं। अभी ये मेरे रडार पे आ गया है, मे बी मार्केट भी अभी पॉजिटिवली रिएक्ट करे IRCTC के इतने अच्छे रिजल्ट पर। बट अभी शायद जैसी मार्केट कंडीशंस है मैं शायद अवॉइड करूंगा। एंड इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ है ₹2 का। अनदर स्टॉक जो बहुत रिटेलर्स का पसंदीदा है, काफ़ी फोकस में रहता है, वो है बोरोसिल रिन्यूएबल। मैं खुद भी इसको होल्ड करता हूँ 300 समथिंग के लेवल से, 310 के लेवल से होल्ड कर रखा हूँ।
बोरोसिल रिन्यूएबल का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। 2.62 के कंपैरिजन में ईपीएस 3.51 हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो फ्रैंकली, और जैसे फॉरवर्ड पी कैलकुलेट कर रहा हूँ 48, एंड कंसिडरिंग कि ये मोनोपली है इस सेक्टर में ऑलमोस्ट, एंड इसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है, मुझे अभी भी ये रीजनेबली वैल्यूड लगता है। तो इसमें आप स्टैगर्ड मैनर में, इनफैक्ट आज काफ़ी ज़्यादा लो हुआ था, मे बी शायद मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिटर्न शायद रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होंगे, या मे बी किसी बिग इन्वेस्टर्स का प्लॉय था कि भाई नीचे ले जाते हैं उसके बाद खरीद के, और जब रिजल्ट्स आएगा तो बाउंस बैक देगा। तो बाउंस बैक हुआ उस बोरोसिल में, तो कहीं ना कहीं मुझे ये रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे, एंड ये शेयर अभी भी होल्ड करने लायक है। हाँ, मैं और ज़्यादा अभी नहीं लूँगा, लेकिन क्योंकि मार्केट कंडीशंस ख़राब है, बट अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो इसको अगर और थोड़ा करेक्शन होता है, मार्केट में वीकनेस रहती है, तो आप ले सकते हैं। अनदर स्टॉक जो प्राज इंडस्ट्रीज़ है, प्राज इंडस्ट्रीज़ का भी इनकम बढ़ी है, सेल्स बढ़ी हैं। मैं इनफैक्ट थोड़ा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। बेसिकली जो भी सब्सिडियरीज वगैरह के जो उनसे जो रिटर्न्स आ रहे हैं उनको भी इंक्लूड करके स्टेटमेंट्स को देखना पसंद करता हूँ। तो उस हिसाब से प्राज इंडस्ट्री का भी ईपीएस ऑलमोस्ट 10% ग्रो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड अभी तक ईयर टू डेट अगर देखें 31 दिसंबर 2021 तक 9 मंथ्स का, तो काफ़ी अच्छा ईपीएस है। तो फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करें तो 50 का आ रहा है। अगेन रीजनेबली वैल्यूड है कंसिडरिंग इट्स ग्रोथ पोटेंशियल, एंड ये कंपनी क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को इथेनॉल प्लांट्स वगैरह मशीनरी प्रोवाइड करती है, और कोविड की वजह से काफ़ी क्या हो रहा था, जो न्यू इन्वेस्टमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा हो नहीं रही थी। बट अब अभी जैसे जैसे मार्केट्स नॉर्मल होते हैं और इनफैक्ट कोविड की सिचुएशन ख़त्म होती है, न्यू इन्वेस्टमेंट होगी, प्राज इंडस्ट्रीज़ बहुत स्पीड से ग्रो करनी चाहिए। मेरे हिसाब से कि अभी इस लेवल पे खरीद सकते हैं प्राज इंडस्ट्रीज़। सुवेन फार्मा बहुत, इनफैक्ट फार्मा सेक्टर अब धीरे धीरे बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहा है। मैंने पिछले वीडियोस में भी ये डिस्कस किया था, एंड आज सुवेन फार्मा का रिजल्ट आया। अब जैसे आप देख सकते हैं ईपीएस पे स्पेसिफिकली फोकस करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.81 से 6.29 हो गया है, एंड ईयर ऑन ईयर 4.46 से 6.29 हो गया है, एंड बहुत अच्छा रिजल्ट है। एंड फॉरवर्ड पी ऑलमोस्ट 23 का आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत रीजनेबली वैल्यूड है। एंड इसने टोटल डिविडेंड अभी अनाउंस किया है 3 रुपीज़ का। तो सुवेन फार्मा टचवुड बहुत अच्छी कंपनी है, मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ, एंड अभी मुझे लगता है ये फ्यूचर में अच्छा रिटर्न्स देगी। एक जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ ग्रीव्स कॉटन के रिजल्ट से। इसका ईपीएस आई मीन काफ़ी डिक्लाइन ही हुआ है, तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता इसके बारे में, बट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। हाँ, मैं कहीं ना कहीं ग्रीव्स कॉटन को अभी फ़िलहाल 1-2 क्वार्टर और दूंगा, क्योंकि ये अभी काफ़ी ज़्यादा टेक ओवर्स भी किए, एक्विजिशंस भी किए, एंड जो रिसेंटली की न्यू इन्वेस्टमेंट के इसके रिजल्ट्स आने लगे हैं, तो धीरे धीरे ग्रोथ होनी चाहिए। तो 2-3 क्वार्टर और वेट करूंगा, मे बी अच्छा हो, उसके बाद ही मैं ग्रीव्स कॉटन के ऊपर कुछ डिसीजन लूँगा। लेकिन अभी ऐसे रिजल्ट्स में आप अगर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन नहीं करता है तो इस लेवल पे ऐड करना शायद ठीक नहीं रहेगा ग्रीव्स कॉटन। एक और ऐसा स्टॉक जेबीएम ऑटो, जो इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफ़ी फोकस करता है, उसके रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स ओके ओके लगे मुझे, बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं लगे, क्योंकि आप देख सकते हैं 6.85 का ईपीएस है, जो अगेन पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5.41 से 6.85 का हुआ है। फॉरवर्ड पी अगर निकालना है 51 का है, थोड़ा हाई है, बट क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस की डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है, तो रीजनेबली वैल्यूड समझ सकते हैं इसको। एंड अगेन ईपीएस शायद अगर नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है तो फिर पी रीजनेबल हो जाएगी। तो ये स्टॉक को अगर आपको ईवी सेगमेंट में बहुत ज़्यादा भरोसा है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड, ये एक ऐसा स्टॉक है जो आज आज ही मेरे रडार पे आया है। इसके रिजल्ट्स बम्पर आए हैं, तो इसीलिए अभी मैंने इस कंपनी को स्टडी नहीं किया, डिटेल में स्टडी करके अपडेट करूंगा आप लोगों को। बट जैसा आप देख सकते हैं ईपीएस ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3 टाइम्स हो गया है, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया है। तो करंट प्राइस इसका 777 है, मार्केट कैप 5700 करोड़ का है। तो ये कंपनी अब मेरे रडार पे रहेगी, एंड क्विकली मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ये कंपनी क्या है, क्या करती है, एंड क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। एक और स्टॉक जो फोकस में, टाटा पावर, आज काफ़ी ज़्यादा बीटिंग मिली इसको, बट अगेन जैसा एक्सपेक्टेड था 255 लेवल्स को आसपास ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, उस वहीं से रेजिस्टेंस मिला और आज काफ़ी ज़्यादा डाउन गया। इस लेवल पे अब मुझे लगता है कि थोड़ा अगर कल और ज़्यादा वीकनेस मिलती है तो फिर इस स्टॉक को ऐड किया जा सकता है थोड़ा थोड़ा करके। अभी इस लेवल पे सही लगता है मुझे ये स्टॉक। एंड ऑब्वियसली डिस्क्लेमर, वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए था, कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं था।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।